अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मैं भारत के इश्यूज़ को इतना ज़्यादा नहीं वो बोलता कि लोग कहते हैं कि तुम पाकिस्तान पे बोला करो, लेकिन मैं तो अमेरिका पे भी बोलता हूँ, रशिया पे भी बोलता हूँ, इंग्लैंड, फ्रांस, यूरोप। मुझे जहाँ पे मेरा फील्ड जर्नलिज्म का एक हो गया है जिसमें मैं आपके सामने खबरें रखता हूँ, उसमें भारत के हवाले से भी मेरे पास कोई चीज़ होगी तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। लेकिन बहरहाल यहाँ पे मैं आपके ज़्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ आपके सामने एक वीडियो रखने के लिए आया हूँ। ये वीडियो भारत के तमाम लोगों को जो कि राष्ट्रवादी हैं, जो कि अपनी स्टेट ऑफ भारत को की रक्षा के लिए परेशान होते हैं, जो उसके इश्यूज़ के ऊपर सोचते हैं, जो भारत के लिए अपना मामलात रखते हैं, उनके लिए ये 9 मिनट की वीडियो आपको पूरी सुननी है। अगर आपने ये नहीं सुनी तो इसका मतलब आप अपना नुकसान करोगे। ये पुष्पेंद्र कुलशेस्त्र जी हैं। देखें, पुष्पेंद्र कुलशेस्त्र जी मेरे लिए, मेरे जानने वाले लोगों में सबसे ऊपर अगर कोई सीट होंगी ना, उसमें मैं उनको बिठाऊंगा। मैंने उनके जैसा आदमी नहीं देखा भाई। और मेरे इस चैनल पे भी सबसे ज़्यादा, अगर मेरी कोई वीडियो पिछले, जब से मेरा ये चैनल चला है, कोई चली है तो वो उनका इंटरव्यू है। और आज भी मुझे काफ़ी अरसे से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाऊं, लेकिन उनकी ऐसी मसरूफियातें, इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग होते हैं कि मैं फिर ज़्यादा उनको तंग नहीं करता। हमेशा मेरे साथ मेहरबान रहे हैं। पुष्पेंद्र जी डिटेल में बता रहे हैं आर्टिकल 370 के हवाले से जो चीज़ें आज तक हम फेस कर रहे हैं और उसके कंसेक्वेंसेस नुकसान में आ रहे हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के हवाले से, जिहादी मेंटलिटी के हवाले से, जिहादी एक्टिविटीज़ के हवाले से पुष्पेंद्र कुलशेस्त्र जी आपके साथ डिटेल में इस वीडियो में चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आपको गौर करना है। देखें, वो साफ इसमें कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि उनकी सिक्योरिटी के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन हम उनकी 1-2 दिन की सिक्योरिटी के लिए परेशान रहते हैं, हम उनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए नहीं सोचते। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इज़ रिलेटेड टू, अटैच टू स्टेट सिक्योरिटी। भारत माता की सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है आपके बच्चों का फ्यूचर। तो अगर आप अपने भारत माता की सिक्योरिटी के हवाले से ध्यान नहीं देते, उसके इश्यूज़ के ऊपर कान और आंखें बंद करके आगे बढ़ जाते हैं कि ये तो हमारा मसला नहीं है, तो ये फिर आपकी मूर्खपन है, आप इग्नोर कर रहे हैं। कबूतर अगर बिल्ली को देख के आँख बंद कर ले और ये सोचे कि बिल्ली भाग गई है, तो बिल्ली नहीं भागी है, बिल्ली उधर ही बैठी है और उतना ही बड़ा ख़तरा बन के बैठी है। तो प्लीज़ गौर कीजिए अपने भारत माता के हवाले से। पुष्पेंद्र कुलशेस्त्र जी की ये डिटेल्ड 9 मिनट की बात मस्ट सुनने जैसी है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। सरकार के भरोसे बैठे हैं, सरकार करेगी। 70 साल के बाद 370 हट गया, हम जश्न मना रहे हैं। उस 370 से 10 गुना ऐसे कानून हमने पास होने दिए। हम भोले नहीं कि पूरा देश भी लग जाएगा तो भी कई साल लग जाएंगे। और अगर इत्तेफाक से बीच में मोदी आना बंद हो गए तो फिर हम अपनी किस्मत को रोएंगे और फिर हम इसे गाली देंगे और फिर एक दिन मर जाएंगे। जिन बच्चों को हम इतने प्यार से पालते हैं, इतनी केयर करते हैं, हम उन बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये सोच के भी हमको डर नहीं लगता है। बेटी इधर मत जाना, इधर खराब लोग रहते हैं, ये पानी मत पीना, ये गंदा पानी है, यहां ऐसा है, वहां वैसा है, इसकी इतनी सुरक्षा करते हैं। लेकिन मरने के बाद ये नहीं सोचा कि वो जवान बेटी जब घर से निकलेगी तो उस इलाके में जो हम छोड़ के जा रहे हैं इतने जिहादी हैं कि हम उसकी इज्जत नहीं बचा पाएंगे। उसका इंतजाम हम आज भी नहीं करना चाहते, उसे नहीं करना चाहते, बात अलग है। उस बच्चे को भी सच नहीं बताना चाहते, कम से कम वो अपनी लड़ाई के कुछ साधन ढूंढ लेगा, वो भी नहीं बताना चाहते। हम बड़े पापी लोग हैं, हम जिम्मेदार हैं। इसलिए मोदी आए, 700 साल के बाद 370 हटेगी, तब तक उन्होंने 370 ऐसे कानून बना दिया आपकी पार्लियामेंट में, और उनकी गिनती पार्लियामेंट में कभी 40 से 50 से ज्यादा नहीं हुई। लेकिन वो इस दलाल और मक्कार और लालची समाज को जानते थे। उन्होंने अपनी ताकत से नेताओं को खरीद करके भारत की पार्लियामेंट में वो कानून बना दिए जो बन ही नहीं सकते थे।
आपको 370 हटाने के लिए 70 साल लगे, 283 से 303 सीटें लगी, तब जाके 370 हटी। इतने सारी चीजें हैं लाइन से, अभी बहुत सारी चीजें हैं। ये देश और राष्ट्र, जब मैं कहता हूं भारत माता का नारा लगा रहे हो, भाई भारत माता है कहां मुझे बताओ ना। इस कानून के तहत आपका अपना घर नहीं है। दिल्ली में एक 2 कौड़ी का एमएलए, मुसलमान एमएलए, नोटिस, क्योंकि वक्फ बोर्ड का वो चेयरमैन है दिल्ली का, नोटिस भेज रहा है। और वो ये जानता है कि इस समाज में किसको पहले नोटिस भेजो, अगर वो अवेयर और ताकतवर लोगों को नोटिस भेजेगा तो ज्यादा बवाल मचेगा। इसलिए 85 ऐसी कॉलोनी है जहां कमजोर समाज के गरीब लोग लेते हैं, नोटिस भेज देता है वक्फ बोर्ड से कि आपका मकान वक्फ बोर्ड पे बना है, इसे तत्काल समाप्त कर दें, और नोटिस पुलिस को देता है, पुलिस खाली करा देती है। उन गरीबों की गिनती कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि अमीर को तो लगता है हमारे पास आएगा तब देखेंगे। अगर अमीर को अपना घर बचाना है तो गरीब के साथ पहले दिन खड़ा होना होगा, ताकि आग आपके पास। पार्टियां, संगठन ये बनते बिगड़ते टूटते रहते हैं जीवन में। देश टूटता है, देश कभी कभी अपनी टूटे हुए टुकड़े को वापस भी ले लेता है। टूटे हुए टुकड़े को वापस लेने की चाह में जो अपना है उसे मत खो दीजिए। जो आपके पास है वो भी आपका नहीं है। इसलिए 1946 का नारा याद कीजिए। 1946 में नारा लगता था, मर मर के लेंगे पाकिस्तान, लड़ लड़ के लेंगे पाकिस्तान। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, जहां पैदा हुआ हूं, वहां मेरे सामने नारा लगता था कि लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। वो नारा आज 2021 में एकदम सच साबित हुआ है। ना वो लड़ रहे, न कुछ इन्वेस्ट कर रहे, न लोकसभा की चुनाव जीत के वहां अपनी गिनती बढ़ाना चाहते। उसने इस समाज की कमजोरियों को उठाया, और कोई पार्टी मुस्लिम चला रही है, कोई आदमी ब्राह्मण ठाकुर कुछ और बना रहा है। योगी को निपटाना है कि इसने ब्राह्मणों को मंत्री नहीं बनाया। योगी से इसलिए नाराज हैं, मोदी से इसलिए नाराज हैं। ये हजारों साल से आप कर रहे थे, आप फिर ये कर रहे हैं। अगर ईमानदार हैं तो आप ये मान के चलें कि जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं, मोगी योगी कोई ना कोई आएगा, आता रहेगा। अगर ये समाज चेतन हो गया तो ये राष्ट्र बचेगा, इसकी ज़मीन बचेगी। हम तमाम सारे लोग अपने निजी स्वार्थों को बाद में देख लेंगे, पहले ये ज़मीन, ये राष्ट्र की ज़मीन। और इसमें आखिरी बात कहता हूं ताकि आपको और तार्किक और लॉजिकल हो जाए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के एक मुकदमे को अपने पास लिया, क्योंकि वो जज हमसे भी ज्यादा पागल था, बहुत गुस्सा था उसमें। लेकिन उस जज ने भी वही काम किया जो मोदी योगी ने किया, लेकिन उसकी लिमिटेशन थी। हम इन बातों को सुन के उसमें से अपने लिए जो मैसेज है वो नहीं निकालते, क्योंकि अगर हमने वो मैसेज सही पढ़ लिया तो फिर कहेंगे यार हमने किया क्यों नहीं, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए उस बात को मानू मत। उस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने एक सुनवाई डेलिबरेटली की, और डेलिबरेट करके उसने ये कहा कि मैं इसको सुन नहीं सकता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। और उसके तहत उसने सारे डॉक्यूमेंट निकलवाए। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज का ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा नहीं है। उसने कहा भारत की जो टोटल लैंड एरिया है उसमें सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। आप भारत माता की जय करें। इसीलिए पूछ रहा हूं कहां है भारत माता, बताइए। इस 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल की जनरेशन के सामने आपको अपना मुंह नीचे गिरा के शर्म नहीं आती? हमको मिला था आधा भारत तो चलो ठीक है, समझ में आता था, लेकिन 70 साल में हमने इस देश का सौदा कर दिया और हम चुप बैठे हुए हैं। कितने लोगों को अमेरिका और लंदन भेज देंगे आप? कौन कौन जाएगा यहां से? उनके यहां भी स्थिति खराब हो गई है, लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में यही घूम रहा है, घर अपना नहीं है और दुनिया की बात कर रहे हैं। एक एक घर आपके हाथ से निकल गया है। इसीलिए बंगाल में हो रहा है। वो पागल नहीं है कि बंगाल में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं और कश्मीर में कर रहे हैं।
आचार्य चाणक्य को भी अगर आपने पढ़ा होता, उस सीरियल को भी अगर आपने देखा होता, तो भी कुछ आपको समझ में आ जाता कि है क्या खेल ये। वो ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में 90 करोड़ हिंदू हैं, एक साथ सब कुछ करने पे सब जागृत हो जाएंगे, इसलिए एक साथ जागृत नहीं करना है। कश्मीर पाकिस्तान से लगता है, बंगाल बांग्लादेश से लगता है, पंजाब पाकिस्तान से लगता है। उन्होंने इन 3 स्टेट को टोटली डिसमेंटल कर दिया है। शेख हसीना जिनको टेररिस्ट बता रही थी, शेख हसीना जिनको रेडिकल कह रही थी, ममता ने उनसे कहा कि मेरे चुनाव लड़ाओ। ये पता नहीं आपको, कर्नल आर एस सिंह साहब रॉ के पूर्व डायरेक्टर हैं, बांग्लादेश में पोस्टेड थे। सारा का सारा वो रेडिकल एलिमेंट, वो सब बंगाल बुला लिया उसने। ये बंगाल में जो कुछ हुआ है, आपने खबर पढ़ ली, 2-4 पढ़े लिखे उन्होंने वेबिनार कर लिया, कुछ ने फेसबुक लाइव कर लिया, बस खत्म हो गई कहानी। भंडारा करने का बड़ा शौक है हमें। अगर सही भंडारा करना होता तो बंगाल जाते हैं, कि हम 50 लोग बंगाल जाएंगे। कोविड में तो जो हुआ सो हुआ, वहां तो कोविड ने नहीं, कुरान ने मारा है उन्हें। उनके पास कोई गया? झूठी मक्कारी भरी संवेदनाएं। और फिर यह कि सरकार क्यों नहीं कर रही? उन्होंने सरकार से पूछ के किया था। कश्मीर में सरकार से पूछ के 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा था। उन्होंने कहा कर दो, बाद में देखा जाएगा। हम देखने के लिए पैदा हुए हैं, अफसोस करने के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ ताली बजाते हैं हम। ये आखिरी चांस है, ये चांस मिलने वाला नहीं है। पहली बार दुनिया ने आपकी ताकत को देखा है, अगली बार ध्यान रखिएगा, आपसे मुकाबला करते वक्त जो आपकी सामूहिक शक्ति है, उससे बड़ा हथियार इस्तेमाल होगा। इसलिए इस गलतफहमी में रहिए कि ये ऐसे ही रहेगा। वो ताकतें आपको दूसरी ज्यादा, आपसे ज्यादा ताकत का इंतजाम करके आपके मुकाबले पे खड़े होने जा रही हैं। और आपकी अगर यही कायरता ये रही, तो मास लेवल पर वही होगा जो 16 अगस्त 1946 को बंगाल में डायरेक्ट एक्शन हुआ। वहां का मुख्यमंत्री शहीद हुसैन सोहरावर्दी ने बंगाल में पुलिस को 2 दिन की छुट्टी दे दी, और पहला मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन हुआ। सड़कों पर 10-10 दिन तक जवान जवान लड़कियों की लाशें, मर्दों की लाशें, 15,000 हिंदुओं को काटा। उसकी तस्वीरें गूगल पे अवेलेबल हैं। डाकिए 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन बंगाल, सब कुछ मिल जाएगा। उन्होंने कभी अपने आप को नहीं शर्माया, यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। और आज भारत में आपके आदमी ने 2002 करा, 90% हिंदू उसके विरोध में खड़ा था, उसके दुश्मन थे। मुझे उसमें समझ में आता है, हमारे समाज को अच्छा दिखना है। 2002 ना होता तो रात को यहां प्रोग्राम ना हो रहा होता। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर।